नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर देश के लिए उसकी खुद की वेपन टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली उसके बचाव के लिए, डेटरेंस के लिए और दूसरे देशों को मुकाबला देने के लिए। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत सी टेक्नोलॉजी डेवलप भी की है, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत से अपग्रेड की ज़रूरत है और उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं जिन्हें कम किया जाना है और फ्यूचर वार्स के लिए तैयार होना है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि इंडिया किस तरह के कदम उठा सकता है इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री के अंदर वारफेयर के बारे में देखें तो हर कंट्री की ये मंशा रहती है कि वह अपने सोल्जर के हाथ में वो वेपन दे जो उसकी एनिमी के वेपन से ज्यादा अपग्रेडेड हो या फिर कम से कम उसी के लेवल का हो। और हर सोल्जर जो कि युद्ध लड़ता है वह कभी नहीं चाहता कि उसके पास इंफीरियर वेपन सिस्टम हो जो उसके एनिमी सोल्जर के पास में है। और दोस्तों, जिस भी देश ने इसका अपोजिट किया है, इस सिचुएशन को नहीं देखा, इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो युद्ध के अंदर हमेशा हारा है और उसने हैवी प्राइस पे किया है। अगर हम पास्ट के अंदर जाएं तो जब बाबर ने पानीपत के युद्ध के अंदर आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल किया और इंडियन ट्रूप्स जो कि उस समय गैलेंट्री का इस्तेमाल कर रही थी, अपनी गन्स का इस्तेमाल कर रही थी, उन वेपन्स के साथ में मैच करने का, तो ये बहुत ही ज्यादा उल्टा पड़ गया और इसमें हमें हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, जैसे जैसे वेपन टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो ज्यादा ये एक बड़ा फैक्टर होता गया किसी भी युद्ध की आउटकम को अगर हम देखें। और दोस्तों, इस गन के पीछे या इस मशीन के पीछे जो मैन होता है वो भी मैटर करता है, लेकिन फिर भी फेवर वेपन्स के ऊपर ज्यादा जाता था। और अगर हम प्रेजेंटली देखें तो वेपन्स कॉम्बिनेशन विद मैन जो है वो ज्यादा बेटर होल्ड करता है किसी भी देश के युद्ध को जीतने के लिए। और ये तब तक मैटर करेगा जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक इसे टेक ओवर न कर ले। वहीं चाइना की बात करें तो उसने दोस्तों सफलतापूर्वक अपने वेपन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है और यूनाइटेड स्टेट के लगभग वह बराबर पहुंच गया है। और कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वह अमेरिका को भी पीछे छोड़ देता है, स्पेशली अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स की जो उसने अपनी नेवल फ्लीट के लिए तैयार की है। वहीं दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ है वेपन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में अगर चाइना से कंपैरिजन किया जाए। और हालांकि इंडिया के पास बहुत सी एस्टेब्लिशमेंट भी है और बहुत से साइंटिस्ट भी हैं इस काम के लिए, लेकिन फिर भी दोस्तों वे बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। और दोस्तों, रिपीटिव ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होती रही है वेपन सिस्टम के लिए बहुत से देशों से जब हमने बड़ी परचेज की हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों उस नॉलेज और टेक्नोलॉजी को हम स्टेबल नहीं कर पाए और उसको अपने आधार हिसाब से ढाल नहीं पाए हैं। और दोस्तों, अभी भी हम अपने 70% रिक्वायरमेंट जो वेपन और इक्विपमेंट के लिए हैं उसे हम इंपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, कोई भी कंट्री जो भी अपनी वेपन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है वो पूरी तरह से 100% नहीं होती और अपनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वह कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसे में दोस्तों, जो भी चीजें हम मंगा रहे हैं वो हमें अपग्रेड तो करती है लेकिन उस लेवल तक नहीं करती जिसकी हमें जरूरत है और जिसकी हमें जरूरत है अपनी एनिमी को हराने के लिए। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें हमारी DRDO की यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने बहुत से वेपन सिस्टम तैयार किए हैं लेकिन फिर भी एक कंटेम्परेरी वेपन टेक्नोलॉजी को विकसित करने में ये फेल हुई है। और दोस्तों, किसी भी तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर भी ये फेल्ड हुई है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ज्यादा डिमांड रही है कि एक साइंस ऑडिट की जाए इस एस्टेब्लिशमेंट की जो अन्य लैब्स है या फिर इसकी मेन लैब है जो उसकी, ताकि एक रीजन का पता चल सके। लेकिन दोस्तों, ब्यूरोक्रेटिक जो कंट्रोल है ये सबसे बड़ा रीजन रहा है कि इसकी इस तरह की ऑडिट नहीं हो सकी और इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। और DRDO की अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जो उसकी नेवल टेक्नोलॉजी की एस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ हद तक कामयाब भी हुई है और उसने बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट भी दिए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये इंडियन नेवी के एक नेवल ऑफिसर के अंडर में काम करती रही है। और दोस्तों, हमें किस तरह का वेपन सिस्टम चाहिए, किस तरह की वेपन की टेक्नोलॉजी चाहिए, DRDO को यह बताने के लिए जो बॉडी काम करती है उसे कहा जाता है जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट यानी GSQR। और दोस्तों, ये परफॉर्मेंस पैरामीटर और फीचर डिसाइड करता है वेपन के और जो बेस्ड होता है दोस्तों कि हमारी आर्मीज के पास वो वेपन सिस्टम अवेलेबल हो जो कि डेवलप किया गया है दूसरे देशों की आर्मीज के अलावा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, जो दूसरे देश ने अपने एडवांस वेपन सिस्टम डेवलप किए होते हैं वे उसकी जानकारी किसी भी देश को नहीं देता और उसे छिपा के रखता है। यानी कि DRDO को जो चीजें डेवलप करनी होती हैं वो केवल एक
रिक्वायरमेंट के लिए होती है, जो आधी अधूरी जानकारी पर अवेलेबल है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। और जब तक डीआरडीओ इस वेपन सिस्टम को तैयार करता है तो दूसरे देशों के पास उसी वेपन के अंदर और ज्यादा एडवांसमेंट आ जाती है, और हमारे पास जो वेपन सिस्टम रहता भी है या तैयार होता है वो इन्फीरियर रहता है दूसरे देश के वेपन से। और जैसा कि दोस्तों नई गाइडलाइन जारी की गई है इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा GSQR के लिए कि 70% कम करें अपनी जरूरतों को और लोकली इसे पूरा किया जाए, तो ऐसे में दोस्तों जो एडवांस वेपन मिलिट्री को दिया जाना है कम से कम इंपोर्ट करके, उससे भी कम लेवल का वेपन सिस्टम उनके पास रह जाता है। तो ऐसे में दोस्तों हमें इंपोर्ट को कम करने की बजाय डीआरडीओ को ओवरऑल करना चाहिए, स्पेशली इसकी जो लेबोरेटरीज है, जो कनेक्टेड इक्विपमेंट है और जो इसे फंड दिए जा रहे हैं कि वो क्यों इतने वर्षों से, इतने डिकेड से फेल हो रहे हैं, इवन एक सूटेबल राइफल देने के लिए जिसे हम आज भी इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अब समय आ गया है कि जब बहुत तेजी से हमें अपनी संस्थाओं को अपग्रेड करना होगा, इसके ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को दूर करना होगा, और इसके अंदर किस तरह की अगर फंड की कमी है या किसी भी चीज की कमी है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि ये 5G की स्पीड से आगे बढ़े और तभी हम इसके ऊपर रिलायंट हो सकते हैं। और इसके अलावा जो फॉरेन से वेपन्स मंगवाने हैं उसके ऊपर भी कंटिन्यू खर्च किया जाए, ताकि किसी भी तरह की इस तरह की कमी की वजह से हम पीछे ना रह जाएं। धन्यवाद, जय हिंद।